हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 29 सितंबर 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2026 का होना है उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हम लोग लेके आ चुके हैं और जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ रहेगी। टोटल 51 टेस्ट इसमें रहेंगे और इसमें जीएस के टेस्ट रहेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट रहेंगे, मंथली करंट अफेयर्स के टेस्ट रहेंगे और साथ ही साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रहेंगे। तो टोटल 51 टेस्ट की ये टेस्ट सीरीज़ है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेज़ में ये आप लोगों के लिए लाई गई है। दैट इज़ ओनली एट 599 रुपीज़। इसका लिंक आप हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ऐप पर मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स ओकुल, वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ऊपर आप पिन जो मैसेज होते हैं उसमें चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द जाके एनरोल करें क्योंकि ये प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए है। तो यू मे गो एंड एनरोल फास्ट। और साथ ही साथ ये जो हमारे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस के मंथली कोर्स हैं उसका सितंबर मंथ का कोर्स जो यहाँ पर प्राइस दिया गया है उसको थोड़ा सा हम लोगों ने रिवाइज़ किया है एंड दिस कोर्स इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 99 रुपीज़। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये है कि इस महीने हम लोगों ने ज़्यादा सेशंस नहीं लिए हैं तो उन चीज़ों को देखते हुए 199 हमें लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको और कम करके सिर्फ 99 रुपीज़ में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी लोग एनरोल करना चाहते हैं वो सिर्फ 99 रुपीज़ में इसको एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यही वाले जो वीडियो डिस्कशंस है वो मिल जाएंगे एड फ्री, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के। हाईलाइटेड आर्टिकल्स मिल जाते हैं जो कि एचडी फॉर्मेट में रहेंगे और आपको इंग्लिश में और हिंदी में दो अलग अलग कोर्सेज हैं, हिंदी के कोर्स में हिंदी में और इंग्लिश के कोर्स में इंग्लिश में आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, वही आप हमारे ऐप या वेबसाइट में जा सकते हैं और या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स ओकुल, वहाँ पर भी इसका लिंक दिया गया है। चलिए अब हम लोग न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो दो आर्टिकल्स हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है, और दो आर्टिकल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा भी। आप लोग आर्टिकल्स को जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उनको आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं, है ना, कुछ इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा अपनी बातें हमारे साथ शेयर करें क्योंकि तभी पता लगेगा आप लोगों को कहाँ पर आप लोग कंफर्टेबल हैं, किस चीज़ में आप लोगों को दिक्कत हो रही है ना। अकॉर्डिंगली फिर जो है वो स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है, तो दो आर्टिकल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और दो आर्टिकल्स मैं शेयर करूँगा, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम लोग देखेंगे वो हमारा यही वाला आर्टिकल रहेगा जिसमें बात की जाएगी अबाउट दी एनएसए। ठीक है, एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना, जिसको रासुका भी कहा जाता है। हिंदी में इसको रासुका कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, इसका क्यों यहाँ पर जो है वो जिक्र हो रहा है। ठीक है, इसका जिक्र यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि लद्दाख के एक बहुत ही फेमस या पॉपुलर आप कह सकते हैं एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है बेसिकली, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। ठीक है, इनको यहाँ पर एनएसए के अंतर्गत डिटेन किया गया है। अब क्या पूरा मामला है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे और बेसिकली हमारा जो मेन फोकस इस आर्टिकल में रहेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ एनएसए। एनएसए के जितने भी प्रोविजंस है, जो प्रावधान है जिनके बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं दैट इज सोनम वांगचुक, उनका जो यहाँ पर डिटेंशन हुआ है अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए है, जिसको हिंदी में मैंने कहा रासुका भी कहते हैं। इसकी वजह से, इस पूरे के पूरे इंसिडेंट्स की वजह से, इस घटना की वजह से वापस से जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर आ गया है, इंडिया का जो मोस्ट स्ट्रिंजेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं वो। ठीक है, मोस्ट स्ट्रिंजेंट यानी कि भारत का जो आप एक तरीके से कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट या सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट, सख्त जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रासुका यहाँ पर पहली बार लगाया गया है या एनएसए पहली बार लगाया गया है, इसको पास्ट में भी अगेंस्ट जो सेपरेटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो अलगाववादी होते हैं, जो गैंगस्टर्स होते हैं, उनके खिलाफ भी इसे लगाया गया है। और एनएसए जो है वो सरकार को पावर देता है टू एक्ट प्रीएम्प्टिवली अगेंस्ट द इंडिविजुअल सीन एज अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स
जिनको देख के या जिनके बारे में सरकार को लगता है कि ये पब्लिक ऑर्डर के लिए एक थ्रेट या खतरा हो सकते हैं, या नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं, ऐसों के ऊपर सरकार जो है वो प्रिएम्प्टिवली एक्ट करती है। मतलब उन लोगों ने कोई अपराध या कोई जुर्म नहीं किया है, ठीक है, दे हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, बट सरकार को ऐसा लगता है, ठीक है, प्रिएम्प्टिव जिसको कहते हैं, या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा, उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कहाँ पर पढ़ी है ये आप मुझे याद दिलाएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। चलिए, अब ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या एनएसए होता क्या है, इसकी बात अगर हम करें तो एनएसए बेसिकली ये जो कानून है ये 1980 का कानून है, ठीक है। ये पावर देता है किसको, सेंटर को, यानी कि केंद्र को, केंद्र सरकार को, और राज्यों को, टू डिटेन इंडिविजुअल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्टिंग इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया, रिलेशन विद फॉरेन पावर्स, द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और एसेंशियल सप्लाईज, ठीक है। तो 1980 का कानून है, पहला पॉइंट। एम्पावर करता है, क्या करता है, पावर देता है किसको, स्टेट को भी और सेंटर को भी, राज्यों को भी और केंद्र को भी यह पावर देता है कि वो ऐसे इंडिविजुअल्स को डिटेन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे इंडिविजुअल्स को, यानी कि अभी देखिए, ध्यान ये रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, दिस इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। दो तरीके के डिटेंशन होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना, और दूसरा होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब है कि जिसमें किसी व्यक्ति ने कोई अपराध या कोई जुर्म कर दिया है, उसके बाद अगर उसको डिटेन किया जा रहा है तो वो कहलाता है प्यूनिटिव डिटेंशन। बट यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब वही है कि व्यक्ति ने कुछ किया नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में केंद्र को या राज्य की सरकार को ऐसा लग रहा है कि उसकी कोई भी हरकत, उसकी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, या भारत के जो विदेशी शक्तियों के साथ क्या है, जो उनके वो हैं फॉरेन, क्या कह सकते हैं, रिश्ते हैं, विदेशी संबंध है, ठीक है, उसको कुछ खतरा पहुंच सकता है, भारत की सुरक्षा को कोई खतरा पहुंच सकता है, या फिर पब्लिक ऑर्डर कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, या एसेंशियल सप्लाईज में कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है ना। तो उन चीज़ों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में व्यक्ति ने कुछ किया नहीं है अभी तक, ठीक है, उसको कुछ करने से रोकने के लिए डिटेन किया जाता है, दैट इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं बात। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो है और पुलिस कमिश्नर्स कैन ऑल्सो एक्सरसाइज दीज पावर्स व्हेन ऑथराइज्ड, ठीक है। जब अगर इनको ऑथराइज किया जाए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जो डीएम्स हैं और जो पुलिस कमिश्नर्स हैं वो भी इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखो, क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो अरेस्ट किया जाता है वो क्या होता है, दैट इज प्रिवेंटिव, नॉट दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। क्योंकि क्रिमिनल लॉज का एप्लीकेबल तभी होते हैं जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो, ठीक है, व्हेन ही हैज कमिटेड एनी रॉन्ग डूइंग और व्हेन ही हैज कमिटेड एनी क्राइम। उसके बाद जो व्यक्ति को गिरफ्तार या अरेस्ट किया जाता है वो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। लेकिन एनएसए में मैंने आपको बताया क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इट इज डिजाइन टू स्टॉप एन इंडिविजुअल बिफोर दे कमिट एन एक्ट डीम्ड हार्मफुल, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मकसद ही वही है कि व्यक्ति को कुछ करने से पहले, जो चीज़ नुकसानदायक हो सकती है, जो चीज़ हार्मफुल हो सकती है, ऐसा करने से पहले ही डिटेन कर लेना, दैट इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। और एनएसए के अंतर्गत जो डिटेंशन है दैट इज नॉट प्यूनिटिव, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। आई होप बात समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। अब हाउ डिड द एक्ट कम अबाउट एंड व्हाट वाज इज इंटेंट, ठीक है। अब ये कानून कैसे बना और इस कानून के बनाने के पीछे क्या इंटेंट या क्या मंशा थी, अगर वो हम समझे तो देखिए, भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन कोई नया, एक तरीके से आप कह सकते हैं, प्रोविजन नहीं है, ठीक है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, खासकर जब कॉलोनियल टाइम्स हुआ करता था, मतलब जब कॉलोनीज, खासकर ब्रिटिश कॉलोनीज, मतलब वी वर द ब्रिटिश कॉलोनी और ब्रिटिश का हमारे ऊपर रूल था, तो उस समय भी जब वॉर्स वगैरह होती थी उसमें अगर कोई इंडियन खासकर डिसेंट करता था, डिसेंट मतलब उस समय की सरकार के खिलाफ अगर उनसे राजी नहीं होता था, एग्री नहीं करता था, उनका विरोध करता था, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। आपने खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरीके के काफ़ी सारे इंसिडेंसेस पढ़े होंगे, सुने होंगे, कि जैसे
किसी लीडर ने, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए कई सारे लीडर्स ने क्या किया था, न्यूज़पेपर्स निकालने शुरू किए थे, ठीक है। और उनमें से कई सारों को फिर उसी बेसिस पर जो है जब आपका बेसिकली फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल किया गया तो लोगों को जो है वो रोका गया, है ना, लोगों को रोका गया, लोगों को जेल में डाला गया, लीडर्स को। तो वो एक तरीके से यही था, प्रिवेंटिव डिटेंशन का ही वो पार्ट था, ठीक है। अब आज़ादी के बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, दैट इज नोन एज द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950। उसके बाद 1971 में एक और एक्ट आता है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको मीसा कहा जाता है। और इस मीसा का जिक्र जिस समय देश में आपातकाल या इमरजेंसी लगी थी, है ना, 1975 के समय में, उस समय इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ। कई सारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स हुआ करते थे, खासकर अपोजिशन के, है ना, विपक्षी पार्टियों के, उनको जो है वो जेल में डाला गया मीसा के नाम पर, है ना। इसका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है कि इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग या मिसयूज़ जो है वो इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार की तरफ से किया गया था। उसके बाद मीसा जो है इसको 1978 में ख़त्म कर दिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है। और इसके 2 साल के बाद यानी कि 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA, या जिसको हिंदी में रासुका कहते हैं, ये बनाया गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से बना। अब इसका जो पर्पज़ है वो क्या है, इसका पर्पज़ ये है, वॉज टू गिव द गवर्नमेंट वाइड पावर्स टू डील विद थ्रेट्स टू सिक्योरिटी, लॉ और ऑर्डर एंड एसेंशियल सप्लाईज वाई बिल्डिंग इन सम प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, ठीक है। इसका पर्पज़ यही था कि सरकार को पावर देना कि अगर मान लीजिए सुरक्षा के मामले में या लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई खतरा है, ठीक है, एसेंशियल में सप्लाईज के मामले में अगर कोई थ्रेट है, कोई खतरा है, तो उन सब चीज़ों से डील करने के लिए सरकार को जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ, वाइड पावर जो है वो इस एक्ट के अंतर्गत दी गई। तो यही इस का बेसिकली पर्पज़ था इस एक्ट को बनाने के लिए। और इसमें कुछ सेफगार्ड्स भी हैं, है ना, मतलब जिस व्यक्ति को NSA के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेन किया जाएगा उसके लिए कुछ सेफगार्ड्स भी हैं, वो क्या है वो भी आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द पनिशमेंट्स, रेमेडीज एंड सेफगार्ड्स अंडर द NSA, क्या पनिशमेंट है, क्या रेमेडीज हैं और क्या सेफगार्ड्स हैं, ठीक है। देखो, डिटेंशन ऑर्डर अंडर NSA कैन बी एग्जीक्यूटेड लाइक अ वारंट ऑफ अरेस्ट, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास या अथॉरिटीज़ के पास एक वारंट होता है ना, उसी तरीके से NSA के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेन करना है तो उसके लिए क्या होता है, डिटेंशन ऑर्डर, ठीक है। और एक बार अगर व्यक्ति को डिटेन कर लिया जाए तो उसके बाद अ पर्सन कैन बी हेल्ड इन स्पेसिफाइड प्लेसेस, ठीक है, उसको किसी स्पेसिफिक जगह में रखा जा सकता है, अक्रॉस द स्टेट्स मूव कराया जा सकता है, एंड सब्जेक्टेड टू कंडीशन सेट बाय द गवर्नमेंट। और उसके लिए उसको कैसी कंडीशन में रखा जाएगा, ठीक है, या वो व्यक्ति जो है वो कैसी स्थितियों के या कैसी कंडीशंस के अंतर्गत होगा जो सरकार तय करेगी, ठीक है। सेफगार्ड जिसमें बेसिकली क्या है, देखो, सबसे पहली बात यह है कि द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद इन 5 डेज, कि किस आधार पर उस व्यक्ति को डिटेन किया गया है, उसका जो ग्राउंड है, जो आधार है, वो 5 दिन के अंदर अंदर बताना होगा। कुछ कंडीशंस में ये 15 दिन तक भी एक्सटेंड हो सकता है पीरियड, ठीक है। यहाँ तक बात समझे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बेसिकली मैं आपको सेफगार्ड्स बता रहा हूँ। जो डिटेनी है, यानी कि जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है, उसके पास ये राइट है, अधिकार है, टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट, ठीक है, कि वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट मतलब कि ही कैन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर दी गवर्नमेंट, वो सरकार के समक्ष अपनी बात जो है वो रख सकता है, उसका ये अधिकार है। इसके बाद हाई कोर्ट जजेस को लेकर एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है इसमें, ठीक है। एंड दैट एडवाइजरी बोर्ड मस्ट रिव्यू द केस विद इन 3 वीक्स एंड इफ इट फाइंड्स नो सफिशिएंट कॉज द डिटेनी मस्ट बी रिलीज, ठीक है। यानी कि जब एक व्यक्ति को डिटेन किया गया उसके 5 दिन के अंतर्गत उसको क्या करना है, ग्राउंड ऑफ डिटेन, ठीक है, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन जो है वो कम्युनिकेट करना है, पहली चीज़। स्पेसिफिक केसेस में वो टाइम पीरियड 15 डेज तक एक्सटेंड भी हो सकती है। और दूसरी चीज़, एक हाई कोर्ट जजेस की एडवाइजरी बॉडी होती है, वो एडवाइजरी बॉडी जो है 3 हफ्ते के अंदर अंदर इस केस को रिव्यू करती है, मतलब हर व्यक्ति का जो उसको भी प्रिवेंटिव तरीके से डिटेन किया गया अंडर NSA, उसके केस को वो रिव्यू करते हैं। और अगर उनको कोई सफिशिएंट कॉज नहीं मिलता, सफिशिएंट कॉज नहीं मिलता मतलब कि कोई पर्याप्त कारण नहीं मिलता है कि इस व्यक्ति को डिटेन किया जाए, तो उसके बाद उस व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। और करना ही होता है, मस्ट बी रिलीज्ड, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज, डिटेंशन कैन नॉट ऑर्डिनरीली एक्सीड 12 मंथ्स दो इट मे बी रिवोक्ड अर्लियर,
यानी किसी व्यक्ति को अगर डिटेन किया गया है तो वो 12 महीने से ज़्यादा डिटेन उसको नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन डिटेंशन जो है वो पहले ख़त्म ज़रूर हो सकता है। ठीक है, 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, इस तरीके से डिटेन किया जा सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने तक, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर इसके हम कुछ लिमिटेशंस की बात करें तो डिटेनी हैज़ नो राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड। अब देखो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट है ना, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि डिटेनी के पास ये अधिकार है कि वो गवर्नमेंट के सामने तो खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन जो एडवाइजरी बोर्ड है, जो हाईकोर्ट जजेस का एडवाइजरी बोर्ड है, उसके सामने वो लीगली रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। मतलब लीगली रिप्रेजेंट होना मतलब कि किसी लॉयर वगैरह के थ्रू, किसी वकील के थ्रू वो खुद को उस बोर्ड के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। एंड द गवर्नमेंट मे विद होल्ड फैक्ट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरकार को ये भी एक पावर दी गई है कि सरकार जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि जनहित, आप कह सकते हैं जनहित में, ठीक है, जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में फैक्ट्स को विदहोल्ड भी कर सकती है, यानी कि फैक्ट्स को रिवील नहीं भी कर सकती है। ये भी सरकार के पास पावर है। एंड दीज प्रोविजंस लीव वाइड डिस्क्रिशन इन ऑफिशियल हैंड्स। तो बेसिकली यही जो प्रोविजंस है, इसकी वजह से जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास क्या हो जाती है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स आ जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो है वो, मतलब किसी व्यक्ति को मान लीजिए एनएसए के अंतर्गत डिटेन कर लिया, लेकिन सरकार जो है वो फैक्ट से डिस्क्लोज नहीं कर रही है, और वो ये कह रही है कि हम इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड के सामने डिटेनी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो खुद को लीगली रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो फिर वही बात, तो इससे डिस्क्रिशंस बढ़ता है। अब इसके बाद अगला सवाल यहाँ पर वही है कि सोनम वांगचुक जिनको डिटेन किया गया है, उनके पास अब क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, उनके पास पहला ऑप्शन ये है कि वो डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। कैसे? रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। ठीक है, एक्ट के अंतर्गत ये तो कहा है कि रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट कर सकते हैं, तो वो एक उनके पास ऑप्शन है। दूसरा, वो वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं एडवाइजरी बोर्ड के रिव्यू का। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड का रिव्यू 3 हफ्ते में होता है, उसका इंतज़ार कर सकते हैं। अगर बोर्ड को कोई सफिशिएंट कॉज नहीं मिलता है तो फिर उनको रिलीज़ भी किया जा सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर द रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ताकि मतलब वो इस चीज़ को चुनौती दे सकते हैं कि जो उनको डिटेन किया गया है वो लीगल नहीं है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट यह है कि सीक रिवोकेशन इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स द डिटेंशन इज अननेसेसरी। ठीक है, अगर सरकार को ये लगता है कि जो डिटेंशन है वो अननेसेसरी है तो फिर वो इसका रिवोकेशन भी मांग सकते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं, हाउएवर द एनएसए अलाउज अथॉरिटी टू होल्ड हिम विदाउट फाइलिंग फॉर्मल चार्जेस और प्रोड्यूसिंग एविडेंस इन ओपन कोर्ट। ठीक है, तो जब तक ये रेमेडीज़ नहीं होती हैं, मतलब ये राहत उनको नहीं मिलती है, तो एनएसए जो है, ये एक्ट जो है वो अलाउ करता है अथॉरिटीज़ को कि वो विदाउट फॉर्मल चार्जेस फ्रेम किए हुए इनको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बिना कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस किए तब तक इनको अपने पास वो रख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग जिनको एनएसए में हाल ही के वर्षों में जिनके ऊपर एनएसए लगाया गया, तो कुछ कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस के ऊपर एनएसए लगाया गया है। जैसे 2023 की अगर हम बात करें तो एक रेडिकल सिख प्रीचर हुआ करते थे जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था अभी लास्ट ईयर, अमृतपाल सिंह। ठीक है, वारिस पंजाब दे के लीडर, इनको एनएसए के अंतर्गत डिटेन किया गया और उसके बाद आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में इनको शिफ्ट किया गया। उससे लगभग 6 साल पहले भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण, ठीक है, ये भी अभी जो है वो निर्दलीय लोकसभा के एमपी हैं, इनको भी बुक किया गया था अंडर द एनएसए इन उत्तर प्रदेश। फिर इस ऑर्डर को रिवोक किया गया आफ्टर द मैटर रीच द सुप्रीम कोर्ट और 2018 सितंबर में उनको रिलीज़ किया गया। इसके बाद 2020 में जब एंटी-सीएए है ना, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके जब प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके खिलाफ, तो कई सारे प्रोटेस्टर्स को उत्तर प्रदेश में जो है वो एनएसए उनके ऊपर लगाया गया। इसके बाद कुछ राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो काउ स्लॉटर, ठीक है, या गौ हत्या के जो आरोपी हैं उनके ऊपर भी जो है एनएसए लगाया जाता है, या फिर जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर भी एनएसए लगाया गया है। अभी एनएसए जो है वो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल या विवादास्पद क्यों है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों होती है? तो जो सिविल लिबर्टीज़ ग्रुप्स हैं और जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, उन्होंने बार बार
ये कहा है कि किस तरीके से एनएसए का जो है वो दुरुपयोग होता है, वो उसकी बात बार बार करते हैं। 2020 में एक पीडियाट्रिशियन थे डॉक्टर कफील खान, इनको एनएसए के अंतर्गत डिटेन किया गया बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉलोइंग एन एलिस्ड इन्फ्लेमेटरी स्पीच, कि इन्होंने कुछ भड़काऊ भाषण दिया और उसके एवज में इनको जो है वो उत्तर प्रदेश में इनके ऊपर एनएसए लगाया गया, इनको डिटेन किया गया। ठीक है, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है वो सवाल खड़े किए, क्वेश्चन द ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन। ठीक है, जो डिटेंशन का आधार था उसके ऊपर सवाल खड़े किए, तो इनके केस को जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा वो केस, और बाद में फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको रिलीज़ कर दिया जाए। मध्य प्रदेश में जो है इस एक्ट को लव जिहाद के केसेस में भी अप्लाई किया जाता है, और यूपी में जो है कम्युनल वायलेंस के कई सारे जो एपिसोड्स हुए हैं, ठीक है, जो सांप्रदायिक हिंसाएं हुई हैं, उस दौरान एनएसए लगाया गया है। काउ स्लॉटर जो गौहत्या के मामले हैं उसमें भी एनएसए लगाया गया है, जिसको लेकर क्रिटिक्स का ये कहना है द डेफिनेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, विच क्रिटिक्स से स्ट्रेचेस द डेफिनेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब गौहत्या के मामले में या लव जिहाद के मामले में एनएसए लगाना, बेसिकली उनका ये कहना है, जो इस एक्ट के क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, कि ये नेशनल सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है, ठीक है, उसको ये ज़बरदस्ती खींच रहे हैं कि इन चीज़ों से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है ना। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया एनएसए डिटेंशन ऑफ अ मैन एक्यूज्ड ऑफ ब्लैक मार्केटिंग कैरोसिन होल्डिंग दैट द ग्राउंड्स वर इनजस्टिफाइड। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो कैरोसिन या मिट्टी के तेल की कालाबाजारी कर रहा था, है ना, तो उसके ऊपर एनएसए लगाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस एनएसए की डिटेंशन को स्ट्रक डाउन किया, खारिज किया, और ये कहा कि जिस आधार पर इस व्यक्ति को डिटेन किया गया है वो अनजस्टिफाइड है। ठीक है, अब सारे कुल मिला के जितने भी इस तरीके के केसेस हैं, ये एक रिकरिंग पैटर्न, यानी कि एक ऐसा पैटर्न दर्शा रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है। गवर्नमेंट जो है वो एनएसए को डिफेंड करती है एज अ नेसेसरी टूल फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, सरकार ये कहती है कि हम सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के मामलों में या सुरक्षा को जहाँ पर खतरा होता है ना, थ्रेट टू सिक्योरिटी, हम वहाँ पर एनएसए लगाते हैं। लेकिन जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनका ये कहना है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है ना, या प्रोन टू मिसयूज़ है, कि इसका मिसयूज़ हो सकता है। ठीक है, कि किसी के ऊपर भी उसको किसी भी मामले में पकड़ के उसके ऊपर एनएसए लगा के उसको डिटेन कर लिया जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें। आई होप बात समझ गए आप। एनएसए के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये वाला आर्टिकल हम लोगों ने डिटेल में कवर कर लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल और है, वाई स्टैम्पीड्स हैपन। ठीक है, यहाँ पर एक स्टैम्पीड हुआ है। स्टैम्पीड कहाँ पर हुआ है? करूर में। ठीक है, करूर इज़ अ प्लेस इन तमिलनाडु। ठीक है, वहाँ पर ये एक स्टैम्पीड हुआ है। एक बेसिकली वहाँ के एक पार्टी है दैट इज़ तमिलिगा वेत्री कजागम, उसके चीफ और जो वहाँ के तमिल एक्टर हैं दैट इज़ विजय, उनकी एक रैली थी। उस दौरान बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए और स्टैम्पीड देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि वाई स्टैम्पीड्स हैपन, या फिर ये कहें कि इंडिया में जो स्टैम्पीड्स हैं, जो भगदड़ की घटनाएं हैं, वो क्यों इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंट है। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर कुछ रिसेंट के इंसिडेंट्स याद दिलाऊं, जैसे एक तो यही वाला हो गया, अभी आपको याद होगा कुछ महीनों पहले जब आईपीएल जीता था बेंगलुरु ने, ठीक है ना, जो आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उन्होंने जब ये जीता था आईपीएल, तो उसके बाद उनकी एक विक्ट्री परेड हुई थी बेंगलुरु में, है ना, तो वहाँ पर भी इस तरीके के स्टैम्पीड की घटना देखने को मिली थी। उससे पहले आपको याद होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कुंभ मेले के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच गई थी, उसमें भी कई सारे लोग जो है वो मारे गए थे। उससे पहले कुछ दिनों पहले ही जब कुंभ का मेला चल रहा था, महाकुंभ प्रयागराज में, तो वहाँ पर भी एक घटना हुई थी, वहाँ पर भी कई सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, अभी आई थिंक जुलाई के महीने में भी एक घटना हुई थी, उसमें हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो ये उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथपुरी की जो यात्रा होती थी, उस दौरान भी कुछ इस तरीके की घटना देखने को मिली थी। तो इस तरीके की घटनाएं हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गई हैं। तो उसके पीछे मेजर जो यहाँ पर मतलब आर्टिकल में बात की गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर, कि मेजर जो कारण है वो एक तो ये है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, मतलब जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है इस तरीके के इवेंट्स को में मतलब व्यवस्था को देखने की, तो वो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो कितनी गैदरिंग होगी उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाते।
ठीक है, उनको लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, उसकी वो व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर जो है वो इवैक्यूएशन प्लान्स वगैरह नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक मतलब ऐसा सवाल है कि इसके ऊपर प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये तो बहुत अनलाइकली है, बट इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं ना, ठीक है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, जिसको यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट का नाम देता है। वहाँ पर ऐसे सवाल ज़रूर पूछे जा सकते हैं कि मतलब कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में हमारे देश में कई सारे स्टैम्पीड्स हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्यों लगता है, मतलब क्या लगता है कि इतने सारे स्टैम्पीड्स क्यों हो रहे हैं, और अगर आप मतलब उन अथॉरिटीज़ की जगह होते, है ना, जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, तो आप कैसे इस तरीके की घटनाओं को रोकने का प्रयास करते, कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते थे। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, दैट्स इट, है ना। तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, और समझ में आया नहीं आया मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू चीज़ों को ज़रूर अपनी बात शेयर भी करें, तभी पता लगेगा कि क्या हो रहा है ना। चलिए, इतना डिटेल में और इतना मतलब डीपली जाके न्यूज़पेपर कोई पढ़ाता नहीं है ना। भले ही हम 1 या 2 आर्टिकल्स ही कवर करते हैं डेली के, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, बट जो भी चीज़ हम कवर कर रहे हैं और जो भी बात मैं यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ, उस हर वर्ड का एक मतलब है। ठीक है, हम यहाँ पर बैठ के कोई गप्पबाजी नहीं कर रहे, है ना, गप्पे नहीं मार रहे, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे, बिल्कुल सीरियस होकर हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग भी सिंसियर होकर चीज़ों को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरीके के सेशंस को शेयर करें, क्योंकि अगर आप यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आपको प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू क्लियर ही नहीं करना है, बट यू हैव टू बिल्ड अ पर्सनैलिटी एज वेल। आपको अपना एक व्यक्तित्व, अपनी एक पर्सनैलिटी भी इस प्रिपरेशन फेज के दौरान ही जो है वो डेवलप करनी है। तो वह ऐसे ही डेवलप होगी जब आप अच्छे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, है ना, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, तो ही वो चीज़ें डेवलप होंगी। ठीक है, आपका अच्छी चीज़ें पढ़ने से, अच्छी चीज़ें सुनने से आपका जो माइंडसेट है ना, जो आपका माइंडसेट है वो भी बदलता है। आपका एक चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है, वो भी बदलता है ना। तो इसलिए आप इन चीज़ों को पढ़ा कीजिए। ठीक है, सिर्फ सेशंस आपने सुन लिए, चीज़ें नोट डाउन कर ली, दैट इज़ नॉट इनफ, है ना। बिकॉज एट द एंड आपको वही है कि अपनी पर्सनैलिटी को भी बेटर बनाना है। आपको एक सिविल सर्वेंट, एक अच्छे सिविल सर्वेंट के साथ साथ एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा पर्सन भी बनना है ना। चलिए, ये हो गई ज्ञान की बातें, बीच बीच में मैं करता रहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को फ़ायदा होता होगा। होता है या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में शेयर करें अपनी बात। चलिए, फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पर आर्टिकल बात कर रहा है कि दिल्ली परमिट्स लाउड स्पीकर टिल मिडनाइट इन फेस्टिव सीजन। ठीक है, दिल्ली में बेसिकली अभी एक ऑर्डर जारी किया गया है वहाँ के सरकार की तरफ से कि जो लाउड स्पीकर्स हैं, जो माइक वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल फेस्टिव सीज़न के दौरान रात को 12 बजे तक किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या इसको लेकर नियम है, क्या रूल्स हैं, वो हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, यहाँ पर दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने पिछले हफ्ते ये अनाउंस किया है कि डेडलाइन टू यूज़ लाउड स्पीकर्स इन रामलीला परफॉर्मेंसेस। ठीक है, रामलीला जो अभी रामलीला होती है इस समय नवरात्रियों के समय में, है ना, रामलीला के दौरान, और जो दुर्गा पूजा के पंडाल्स हैं वहाँ पर, और जो बाकी कल्चरल फेस्टिविटीज़ हैं उनके दौरान जो लाउड स्पीकर यूज़ करने की डेडलाइन है उसको मिडनाइट तक, मतलब मध्य रात्रि 12 बजे तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो 10 बजे तक का कट ऑफ टाइम होता है, अब वो कहाँ से आया है, वो किस रूल के अंतर्गत है, वो भी बात करेंगे। 10 बजे तक का जो रात के 10 बजे तक का कट ऑफ टाइम है उसमें 2 घंटे का एक्सटेंशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब लाउड स्पीकर्स को लेकर जो लॉ है, अच्छा आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले हमने नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर एक आर्टिकल डिस्कस किया था, है ना। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली एक पॉल्यूटेंट है, नॉइज़ एक पॉल्यूटेंट है ना। तो देखो, वो चीज़ भी याद रखना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन देखो, रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, जिसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जो ये रूल्स बनाए गए, आर द प्राइमरी रेगुलेशन गवर्निंग नॉइज़ पोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में नॉइज़ पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण को गवर्न करने के लिए ये प्राइमरी रेगुलेशन है। इसमें जो रूल 5(1) है वो क्या कहता है, लाउड स्पीकर और अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम कैन नॉट बी यूज्ड
विदाउट ऑब्टेनिंग रिटर्न परमिशन फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ठीक है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल आप बिना अथॉरिटी से परमिशन लिए बिना नहीं कर सकते, रूल 5.51। इसके बाद रूल 5.2 क्या कहता है, ये ब्लैंकेट बैन लगाता है ऑन देयर यूज ड्यूरिंग नाइट आवर्स। ठीक है, जो रात का समय होता है जिसको हम कहते हैं रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, उस समय पूरी तरीके से बैन है। ठीक है कि इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन क्लोज्ड प्रीमाइसेस। क्लोज्ड प्रीमाइसेस जैसे कि ऑडिटोरियम्स हो गए, है ना, कॉन्फ्रेंस रूम हो गए या बैंकेट हॉल्स हो गए, वहाँ पर आप इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बैंकेट हॉल में भी ऐसा नहीं है कि कोई शादी ब्याह का कोई फंक्शन है और वहाँ पर आप ज़ोर ज़ोर से रात को डीजे बजा रहे हैं, तो वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं बियॉन्ड दिस टाइम लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अनाउंसमेंट किया है, इज एनेबल्ड बाय अ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द रूल्स। रूल्स में एक प्रोविजन है, रूल 5.3 क्या कहता है, इट अलाउज अ स्टेट गवर्नमेंट टू परमिट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स बिटवीन 10 PM एंड 12 midnight ऑन और ड्यूरिंग एनी कल्चरल और रिलीजियस फेस्टिव ओकेजन फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन नॉट एक्सेडिंग 15 days इन अ कैलेंडर ईयर। ठीक है, रूल 5.3 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो परमिट कर सकते हैं, वो परमिशन दे सकते हैं इस बात की कि जो लाउड स्पीकर्स हैं उनका इस्तेमाल 10 बजे से रात के 12 बजे तक किया जा सकता है ड्यूरिंग एनी कल्चरल और रिलीजियस फेस्टिव ओकेजन। ठीक है, कोई धार्मिक या कोई सांस्कृतिक त्योहारों का समय है, ओकेजन है, तो उस दौरान 10 से 12 बजे तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ साल में सिर्फ 15 ही दिन हो सकती है। ऐसा नहीं कि अब जैसे त्यौहार तो साल में बहुत सारे दिन होते हैं, खासकर अगर हिंदुओं के त्योहारों की हम बात करें तो साल में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही ये चीज़ें लागू होंगी। साल में सिर्फ 15 दिन के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब कोर्ट की रूलिंग्स की अगर हम बात करें इस मामले में, पिछले 2 दशकों में कोर्ट्स ने जो है कंसिस्टेंटली प्रायोरिटाइज किया है द राइट टू अ पीसफुल एनवायरनमेंट ओवर द यूज़ ऑफ साउंड एम्पलीफिकेशन फॉर रिलीजियस पर्पसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोर्ट्स ने जो है वो किस चीज़ को प्रायोरिटी दी है, किस चीज़ को प्राथमिकता दी है, कि लोगों का जो पीसफुल एनवायरनमेंट में रहने का एक अधिकार है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी है ओवर द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स फॉर रिलीजियस पर्पसेस। 2000 सन में एक जजमेंट था कंसर्निंग द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स बाय अ चर्च इन चेन्नई। चेन्नई के एक चर्च में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का मामला था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने यह कहा कि दैट नो रिलीजन प्रिस्क्राइब्स दैट प्रेयर शुड बी परफॉर्म्ड बाय डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ अदर्स। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कोर्ट ने कही। कोर्ट ने कहा कि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप प्रेयर करें, लेकिन उस प्रेयर से किसी दूसरे को दूसरे की शांति भंग हो रही है, किसी दूसरे की शांति को डिस्टर्बेंस अगर हो रहा है, तो कोई भी धर्म नहीं कहता कि आप इस तरीके की प्रेयर करें। It stated that the use of loudspeakers could not be claimed as a fundamental right under Article 25 of the Constitution। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल को आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारा आर्टिकल 25 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका है, बट यूज ऑफ लाउड स्पीकर को आप एज अ फंडामेंटल राइट नहीं कह सकते। The court observed that in a civilized society in the name of religion, activities which disturb old or infirm persons, students और children cannot be permitted। ये भी बहुत अच्छी लाइन कही कोर्ट ने। कोर्ट ने ये कहा कि एक सभ्य समाज में, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में धर्म के नाम पर ऐसी एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते जिससे जो ओल्ड पर्सन है, ठीक है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो इन्फर्म है, इन्फर्म मतलब जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, जो बीमार हैं, ठीक है, जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, ठीक है, आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो है वो एक सभ्य समाज में परमिट नहीं है। तो ये बातें कोर्ट ने बहुत अच्छी कही हैं। इसके बाद 2005 में एक जजमेंट था जिसमें कोर्ट ने लेट द बेडरॉक फॉर मॉडर्न नॉइज पोल्यूशन जुडिस्प्रूडेंस, ठीक है, उसका एक बेडरॉक मतलब उसका एक फाउंडेशन यहाँ पर रखी। यहाँ पर कोर्ट ने जो है वो स्वतः संज्ञान लिया, स्व मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया दैट द राइट टू अ पीसफुल एंड नॉइज फ्री एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट implicit in Article 21 of the Constitution that guarantees protection of life and personal liberty। तो कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू अ पीसफुल एंड नॉइज फ्री एनवायरनमेंट,
कि एक ऐसे एनवायरनमेंट जो पीसफुल है, जो शांति है, जहाँ पर किसी तरह का शोर शराबा हंगामा नहीं है, हो हल्ला नहीं है, उसका अधिकार, उस इस तरीके के एनवायरनमेंट का अधिकार जो है वो एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि राइट टू पीसफुल एंड नॉइज फ्री एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट विच इज नॉट एक्सप्लिसिटली बट इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21। ठीक है, मतलब आर्टिकल 21 में जो लैंग्वेज लिखी गई है वो क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, लेकिन उसमें ये जो राइट टू पीसफुल एंड नॉइज फ्री एनवायरनमेंट है ये उस आर्टिकल के अंतर्गत क्या है, इम्प्लिसिट है। ठीक है, ये कोर्ट ने कहा है। इट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a डज नॉट ग्रांट एनीवन द राइट टू फोर्स एन अनविलिंग ऑडियंस टू लिसन टू देम थ्रू एन ओरल एग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट ने यह भी कहा, क्योंकि अब कुछ लोगों ने इसका जो है वो विरोध किया कि अगर हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a। लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि आर्टिकल 19(1)(a के अंतर्गत जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये किसी को भी ये अधिकार नहीं देता कि वो किसी अनविलिंग ऑडियंस को, अनविलिंग ऑडियंस मतलब जो उस चीज़ को सुनने के लिए इच्छुक नहीं है, कि आप उसको ज़बरदस्ती वो चीज़ सुना रहे हैं, है ना, ये अधिकार नहीं है आपके पास। दिस रूलिंग एस्टैब्लिश द स्ट्रिक्ट 10 PM to 6 AM बैन ऑन लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेसेस। और इसी फैसले के बाद ये 10 PM से लेकर 6 AM तक का, यानी कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का जो बैन लाउड स्पीकर के ऊपर हुआ है पब्लिक प्लेसेस में, ये वहाँ से आया। इसके कुछ महीनों के बाद इसी बेंच ने एक स्पेसिफिक चैलेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ 15-day मिडनाइट एक्सपेक्शन रूल अंडर 5(3). ठीक है, अंडर आर्टिकल 5(3) जिसमें 15 दिन के लिए ये छूट दी गई है कि 15 दिन के लिए 10 बजे से लेकर 12 बजे तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया। कोर्ट का ये कहना है, कोर्ट ने इस रूल को सही माना, कॉलिंग इट अ लिमिटेड पावर, कि ये एक लिमिटेड पावर है नेसेसरी फॉर अ कंट्री विद डाइवर्स कल्चर्स एंड रिलीजन्स बट लेट डाउन स्ट्रिक्ट कंडीशंस फॉर इट यूज़। ठीक है, सरकार मतलब कोर्ट ने ये कहा कि ये एक लिमिटेड पावर है, एक सीमित शक्ति है जो कि भारत जैसे ऐसे देश में जहाँ पर कई तरीके के विविध संस्कृतियाँ हैं, ठीक है, डाइवर्स कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, वहाँ के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए स्ट्रिक्ट कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर बताई। द पावर टू ग्रांट एग्जम्पशंस इज कन्फर्ड ओनली ऑन द स्टेट गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ठीक है, ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ ये जो टाइम लिमिट एक्सटेंड करना है रात के 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो अभी दिल्ली में हुआ है, ये पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, इस पावर को लोकल लेवल पर डेलीगेट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है, द एग्जम्पशन मस्ट बी फॉर द एंटायर स्टेट एज अ यूनिट। ठीक है, ये जो एग्जम्पशन है ये पूरे के पूरे राज्य के ऊपर लागू होता है। ठीक है ना, और अलग अलग डेट्स जो हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए स्पेसिफाई नहीं की जा सकती। मतलब जैसे ये कहा गया, लेट से जैसे आज क्या तारीख है, लेट से आज है 29 तारीख, 29 सितंबर, कहा गया कि 29 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक अगर इस तरीके की छूट है लेट से दिल्ली में, तो वो पूरे दिल्ली के ऊपर लागू होगी। दिल्ली के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो अलग अलग ज़िले हैं, वहाँ के लिए अलग अलग डेट्स स्पेसिफाई नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, द स्कोप ऑफ द एक्सेम्पशन could not be widened by increasing the number of days beyond 15 और the duration beyond 2 hours। ठीक है, इसमें दो और कंडीशन है कि एक तो साल में 15 ही दिन ये चीज़ हो सकती है एग्जाम्पशन, इससे ज़्यादा नहीं, और दूसरी चीज़ जो ड्यूरेशन है वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए ही एक्सटेंड की जा सकती है, 10 बजे से 12 बजे तक, उसके बियॉन्ड नहीं। ठीक है, इसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि ये जो एग्जाम्पशन या छूट है ये डेजिग्नेटेड साइलेंस जोन्स में एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या कोर्ट्स हैं, उनके 100 मीटर के दायरे में ये एग्जम्पशन लागू नहीं होगा, वहाँ पर आपको जो पुराना रूल है वही लागू होगा। ठीक है, अभी एपेक्स कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बातें कही, उसके बाद कई सारे जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने नॉइज़ रूल्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स कराया, ऑफन गोइंग फर्दर टू प्रिस्क्राइब प्रैक्टिकल मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और वहाँ पर इस रूल्स को कैसे लागू किया जाएगा उसके लिए प्रैक्टिकल मेजर्स भी जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए। 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रीट्रेट किया दैट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये बात कह दिया कि लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करना किसी भी धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है।
इट पुल्ड अप द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर इट वेरी कैजुअल अप्रोच टू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो इस रूल्स को बहुत कैजुअल तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी इन्होंने यहाँ पर लताड़ लगाई है हाई कोर्ट ने। एंड फॉर फेलिंग टू प्रोक्योर द नेसेसरी डेसिबल मीटर्स फॉर द पुलिस। ठीक है, पुलिस के पास जो ज़रूरी डेसिबल मीटर्स होने चाहिए जिसके थ्रू नॉइज़ लेवल मेजर किया जाता है, उसको भी प्रोक्योर नहीं किया गया, नहीं खरीदा गया, तो उसके लिए भी कोर्ट ने यहाँ पर सरकार को फटकार लगाई थी। इसके बाद 2020 में यहाँ पर एक फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट मेड अ क्रूशियल डिस्टिंक्शन वाइल हेयरिंग अ प्ली फॉर लाउड स्पीकर्स फॉर अजान। ठीक है, जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अजान के लिए किया जाता है, उसकी यहाँ पर इन्होंने सुनवाई के दौरान ये कहा कि अजान जो है वो इस्लाम का एक असेंशियल पार्ट है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका रिसाइटेशन थ्रू लाउड स्पीकर इज़ नॉट। मतलब अजान करना वो इस्लाम धर्म का एक असेंशियल पार्ट है। ठीक है, वो ज़रूरी है उस धर्म में, ये माना गया। ठीक है, बिल्कुल ये बात से कोर्ट भी एग्री करता है, लेकिन अजान को लाउड स्पीकर के थ्रू करना ये ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, है ना। परफॉर्मिंग अजान इज एन एसेंशियल पार्ट, बट परफॉर्मिंग अजान थ्रू लाउड स्पीकर इज नॉट एसेंशियल, ऐसा कोर्ट ने कहा है। अब इसको लेकर यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक और रिसेंट मामला है। हियरिंग अ पिटीशन फ्रॉम रेसिडेंट्स अगेंस्ट नॉइज फ्रॉम मॉस्क, द कोर्ट प्रिस्क्राइब्ड अ ग्रेडेड पेनल्टी सिस्टम फॉर एनफोर्समेंट। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है वो, जो मस्जिदों से इस तरीके का शोर होता है उसके खिलाफ कुछ लोगों ने जो है वो पिटीशन फाइल की थी, और कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो एनफोर्समेंट के लिए ग्रेडेड पेनल्टी सिस्टम प्रिस्क्राइब किया है। सिग्निफिकेंटली द कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव नॉइज लेवल्स। ठीक है, यहाँ पर एक कंसेप्ट लाया गया क्यूमुलेटिव नॉइज लेवल का। इसमें यह कहा गया कि अगर एक जगह पर, ठीक है, एक किसी जगह पर अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कई सारे रिलीजियस प्लेसेस के द्वारा किया जा रहा है, तो जो अथॉरिटीज़ हैं उनको टोटल लेवल ऑफ साउंड उसको कंसिडर करना होगा। ठीक है, मतलब एक जगह से एक तरीके की आवाज़ आ रही है, दूसरे जगह से दूसरी आवाज़ आ रही है, तीसरी जगह से तीसरी आवाज़ आ रही है, तो वो सारी आवाज़ों का जो टोटल लेवल है, जो क्यूमुलेटिव लेवल है, जो कंबाइंड लेवल है, उसको कंसिडर करना होगा, है ना। उसके हिसाब से पेनल्टी होगी। द कोर्ट ऑल्सो सजेस्टेड दैट मॉडर्न enforcement solution such as directing the police to use decibel measuring mobile applications and asking the states to consider an inbuilt mechanism for calibration or auto fixation of the decibel limit in loudspeaker। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरीके के मॉडर्न इन्फोर्समेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो किए जाने चाहिए, जैसे कि पुलिस के पास जो है वो डेसिबल लेवल मेजरिंग मोबाइल एप्लीकेशंस होने चाहिए। ऐसे मोबाइल ऐप होने चाहिए जिसमें नॉइज़ का डेसिबल लेवल मेजर हो सके। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस होने चाहिए। और साथ ही साथ इस बात पर भी राज्यों को विचार करने के लिए कहा गया कि वो कुछ ऐसे इनबिल्ट मैकेनिज्म बनाएं सो दैट कि जो लाउड स्पीकर का डेसिबल लिमिट है उसको फिक्स किया जाए कि लाउड स्पीकर में इससे ज़्यादा लिमिट से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसको लेकर अभी हमने कुछ दिनों पहले इससे रिलेटेड एक आर्टिकल वो नॉइज़ पोल्यूशन वाला डिस्कस किया था, वो भी ध्यान रखिएगा और दोनों आर्टिकल्स को कंबाइन करके पढ़िएगा, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड ये भी बनता है और वो भी बनता है। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल्स हम लोगों ने डिटेल में कवर किए। ये स्टैम्पीड वाला आर्टिकल आप लोग खुद से पढ़िएगा, और एक आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूंगा आज, आइडियाज़ पेज का आर्टिकल है। ठीक है, ये आर्टिकल बेसिकली फूड सिक्योरिटी अमिड अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है। अशोक गुलाटी का आर्टिकल है, काफ़ी प्रोमिनेंट ऑथर रहे इंडियन एक्सप्रेस के, हर मंडे के दिन इनके आर्टिकल्स आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो बात कही है वो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया नीड टू एंटर इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद कंट्रीज दैट इट कैन ट्रस्ट टू सिक्योर अनइंटरप्टेड सप्लाईज ऑफ गैस एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, कि भारत को ऐसे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनानी चाहिए जिसके ऊपर वो भरोसा करते हैं, ताकि जो हमारी गैस और फर्टिलाइज़र की सप्लाई है वो अबाधित जारी रहे। ठीक है, निर्बाध जारी रहे, अबाधित जारी रहे, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गैस एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो इस आर्टिकल को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा आर्टिकल है, सिंपल आर्टिकल है, आप इसको बड़े आराम से समझ जाएंगे, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए, तो हमारे आज के यही आर्टिकल्स थे जो हमें कवर करने थे, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बता दूं कि 2026 के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जीएस प्लस करंट अफेयर्स की हम लोग लेके आ चुके हैं, जिसमें टोटल 51 टेस्ट हैं। इनका जो डिवीज़न है वो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। सिर्फ 599 रुपीज़ में ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल है फॉर द फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो जल्द से जल्द आपको
लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप और वेबसाइट में, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस के मंथली कोर्सेज में अगर आप एनरोल करना चाहें तो हिंदी और इंग्लिश में ये भी अवेलेबल है, और मैंने आपको बताया कि इसका भी प्राइस ड्रॉप किया गया है, सिर्फ 99 रुपीज़ में ये बैचेस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इनमें भी जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपके साथ करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं। अगर आपको वही आर्टिकल्स HD फॉर्मेट में पढ़ने हैं तो उसके लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर बिल्कुल HD फॉर्मेट में आर्टिकल्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं, और बाकी जो हमारे कोर्स वगैरह के लिंक्स हैं, टेस्ट सीरीज़ के लिंक है, वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके थ्रू जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, या सिंपली इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।